आज का जो टॉपिक है वो प्रायद्वीप पठार के दक्कन के पठार के बारे में पढ़ना है। दक्कन का पठार, ठीक। पिछली क्लास में हमने मालवा का पठार हो गया, अरावली वाला अरावली पर्वत श्रेणी हो गया था, मेवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का जो क्लास है वो दक्कन के पठार जो प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी भाग है उसके बारे में पढ़ना है। और वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो दक्कन का पठार है इसकी आकृति जो है लगभग त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। और ये इस वाले क्षेत्र में आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वाले क्षेत्र में फैला हुआ। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ दक्कन का पठार? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। दक्कन का पूर्वी पठार को हम दक्कन का पठार बोलते हैं, जबकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र होता है जो कि नागपुर से लेके जो आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वहां तक फैला हुआ है एक त्रिभुजाकार आकृति में, उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। उसके नीचे आपको दिखाई देता है कर्नाटक। कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको कर्नाटक का पठार दिखाई देता है। जो कर्नाटक का पठार है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, वो भी दक्कन के पठार का ही एक भाग है, ठीक है। और इधर आपको तेलंगाना दिखाई देता है आंध्र प्रदेश के बगल में। तो आंध्र प्रदेश के बगल में जो तेलंगाना है उसे हम तेलंगाना का पठार बोलते हैं। किस नाम से आते हैं? तेलंगाना के पठार के नाम से। इनका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ? बेसाल्टिक चट्टानों से, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। किससे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस टाइम में होता है। कौन से समय पीरियड में होता है? क्रिटेशियस टाइम पीरियड जो होता है, जो आपका किसका? मेसोजोइक इराक के क्रिटेशियस टाइम में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस टाइम में। कब हुआ? क्रिटेशियस टाइम में हुआ। क्रिटेशियस टाइम में हुआ है। और ये जो है मेसोजोइक इरा का पार्ट है। कौन से महाकल्प की बात हो रही है? मेसोजोइक कल्प, महाकल्प जो है उसके क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है दक्कन के पठार को ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई है। और जो लावा था उसके जमने के बाद इनका निर्माण होता है। तो जब लावा जमेगा तो आग्नेय चट्टानों से बनती है। जो आपका दक्कन का पठार है इसका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान। क्योंकि जो लावा होते हैं वो उसमें क्या इग्निशियस रॉक उसको बोलते हैं। आग्नेय चट्टानों को इग्निशियस रॉक, आग। सबसे पहले जो प्राकृतिक चट्टान या प्राथमिक चट्टान जिसे कहा गया वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों में ताप और दाब, अधिक ताप और दाब की वजह से वो चट्टान जो है रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। अधिक ताप और दाब की वजह से ये रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। तो इस क्षेत्र में आपको आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें दिखाई देती है। कैसी चट्टान दिखाई देती है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान दिखाई देती है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। और इनका निर्माण जो है कौन सी चट्टानों से? बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ? बेसाल्ट से निर्मित है या बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ। ये चट्टानें जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित है। और बेसाल्ट चट्टान किस में आता है? आग्नेय चट्टान का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब दक्कन के पठार को 3 भागों में बताया था, 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका दक्कन ट्रैप है, दूसरा आपका है कर्नाटक का पठार है, और तीसरा आपका तेलंगाना का पठार। इनको जो है 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, ठीक। तो आपका इस वाले क्षेत्र में आपको महाराष्ट्र वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ नागपुर है आपका, नागपुर से लेके, ठीक है। इसकी आकृति जो है लगभग त्रिभुजाकार आकृति में। कैसे आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में ये दक्कन ट्रैप बना हुआ। दक्कन ट्रैप जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री जाती हुई दिखाई देती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए। उसके नीचे आपको 16 डिग्री दिखाई देगी। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन से अक्षांश है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे आपको मालवा का पठार दिखाई दे रहा है। मालवा के पठार के दक्षिण में आपका कौन सा क्षेत्र है? नागपुर है।
नागपुर। तो ये नागपुर से लेके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये लिख लो, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके नागपुर तक के क्षेत्र को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पूर्व दिशा में है ना। देखो नागपुर किधर है? उत्तर पूर्व। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किधर? उत्तर पूर्व में। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ। कहाँ तक है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला। और दक्कन ट्रैप किसका बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान जो होती है वो परिवर्तित होकर मैदानी भाग में जब कन्वर्ट होती है तो काली मिट्टी बनती है। क्या बनती है? काली मिट्टी। इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें जब परिवर्तित होती है तो काली मिट्टी में, काली मृदा में परिवर्तित होती है। और काली मृदा किस लिए जानी जाती है? कपास की खेती के लिए। तो कपास हो गया, गन्ना हो गया, इनकी खेती जो है आपको महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, कपास और गन्ने की खेती जो है महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये काली मृदा वाला क्षेत्र है। और काली मृदा का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ठीक है, ये याद रखना। जहां भी आपको बेसाल्ट चट्टान दिखाई देगी और अगर वहां पे मृदा का परिवर्तित रूप दिखाई दे रहा है तो कौन सी चट्टानें बनती है? काली मृदा बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। ठीक, और काली मृदा वाले क्षेत्र में क्या होता है? कपास की खेती के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है कपास की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, दक्कन ट्रैप में यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो सतपुड़ा वाला शरीर था, सतपुड़ा है, फिर महादेव है, उसके बाद जो मैकाल है। ठीक, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। उसके ऊपर विंध्य का था, विंध्य वाला, विंध्य कैमूर। ठीक, उसके बाद राजमहल की पहाड़ियां। अब इसके नीचे आपको एक अजंता दिखाई देता है। इधर तो वेस्टर्न घाट है पूरा। ठीक है, ये पूर्वी घाट है, ये असतत है। ठीक है, ये असतत है, ये लगातार नहीं है क्योंकि अब इसको आगे बताता हूँ। जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं लगातार इसको काटती रहती हैं। तो ये असतत श्रृंखला, जो पूर्वी घाट है वो असतत है, जबकि आपको पश्चिमी घाट जो है सतत श्रृंखला दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे नदियां अपेक्षाकृत कम है, इनको काटने वाली नदियां जो है कम है। ठीक है, और ये श्रृंखला जो आपस में नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलती है, जो आपको ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, ये कहाँ पे मिलती है? ये नीलगिरी स्थान है। और इसके बाद में ये पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो ये जो आगे बढ़ा हुआ भाग इसका दिखाई देता है, ये होता है पश्चिमी घाट का ही होता है। ये वाला जो निकला हुआ पार्ट है, यहाँ से आगे भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट का ही पार्ट मानते हैं, न कि पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ श्रृंखलाएं दिखाई थी, जैसे एक है अजंता की श्रृंखला। कौन सी है? अजंता है। फिर आपको बालाघाट दिखाई देता है, क्या नाम है? बालाघाट। फिर आपको जो है हरिश्चंद्र। तो एक तो अजंता दिखाई दे रहा है जो कि महाराष्ट्र में ही है, अजंता। बालाघाट भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है बालाघाट। और उसके बाद अब जो हरिश्चंद्र, ये तीन श्रृंखलाएं जो है आपको अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इसी दक्कन ट्रैप में दिखाई देती है। कौन कौन सी है? अजंता है, बालाघाट है और हरिश्चंद्र। इसके अलावा इसी क्षेत्र में आपको एक कलसुबाई दिखाई देती है। कौन सा क्षेत्र है? कलसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देती है कलसुबाई। उसके बाद जो आपको महाबलेश्वर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? महाबलेश्वर। ये कलसुबाई हो गया। कलसुबाई जिसकी हाइट लगभग 1649 मीटर है। ठीक है, 1649 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपका जो है महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से ही गोदावरी नदी, कृष्णा, भीमा आदि नदियां का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, महाबलेश्वर की चोटी से ही होता है।
तो यहाँ पे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, भीमा हो गया, ये आदि क्षेत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। ठीक है, आदि नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। ये महाबलेश्वर की चोटी जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर से ही आपको कृष्णा नदी का उद्गम दिखाई देता है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ पे होता है? महाबलेश्वर से होता है। जबकि महाबलेश्वर के क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? गोदावरी नदी का। तो ये आपका जो पूरा दक्कन ट्रैप होता है, ये कृष्णा, भीमा और गोदावरी आदि नदियों द्वारा अपवाहित होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? कृष्णा, भीमा, गोदावरी आदि नदियां, कई सारी नदियां हैं जिनके द्वारा ये अपवाहित क्षेत्र है। तो आप एक चीज और लिख लेना, गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदि नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। क्या? ये नदियां इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती है। ठीक, ये दक्कन ट्रैप। महाबलेश्वर, वो अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, कलसुबाई और महाबलेश्वर। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो कर्नाटक का पठार है। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। ठीक है, उसको आप नोट कर लो। अजंता है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसुबाई 1649 लगभग और महाबलेश्वर। और ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। काली मृदा संयुक्त चट्टानें क्योंकि विशाल चट्टानों से बनी हुई है, जिसलिए कपास की खेती के लिए जानी जाती है। ठीक है, और कुछ नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। और ये यहाँ से आगे बढ़कर पूर्वी घाट को काटते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगला जो है कर्नाटक का पठार है। ठीक है, कौन सा पठार है? इस वाले क्षेत्र में आपको कौन सा दिखाई दिया? दक्कन ट्रैप दिखाई दिया। और ये पूरा का पूरा जो आगे पढ़ेंगे तीनों भी दक्कन के पठार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस अलग अलग भागों में इसको बांट के पढ़ा जा रहा है। और दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ था? क्रेटेशियस टाइम। इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा था। दूसरा जो है आपका कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी, ये कर्नाटक का पठार इस क्षेत्र में कर्नाटक वाले हिस्से में पाया जाएगा, या गोवा के बाद कर्नाटक है। कर्नाटक के पठार का पश्चिमी घाट से जो संलग्न क्षेत्र होता है, पश्चिमी घाट जहाँ पे हमने बताया था बना हुआ था पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के से संलग्न क्षेत्र मतलब उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम मलनाड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मलनाड के नाम से जानते हैं। एक लोकल नाम है वहाँ का, मलनाड। ठीक है, पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है दक्कन के कौन सा पठार है? कर्नाटक के पठार। कर्नाटक के पठार का जो संलग्न क्षेत्र है किससे? पश्चिमी घाट से, उसको मलनाड के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ड इसे याद रखना कि मलनाड क्या है, जो कि पश्चिमी घाट से लगा हुआ कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कर्नाटक के पठार को ही हम एक तरह से जो पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मलनाड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मलनाड क्या है पता चल कि जो पश्चिमी घाट है आपका, यहाँ पश्चिमी घाट, इससे कर्नाटक के पठार का हिस्सा जो संबंध क्षेत्र है कर्नाटक के पठार को, उसी को हम क्या बोलते हैं? मलनाड के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक के पठार में हम देखेंगे यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्र में जो है, ठीक, इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के साइड में जो पश्चिमी हिस्सा होगा कर्नाटक के पठार का, जो पश्चिमी हिस्सा है वो पठारी है। कैसा है? वो पठारी है। ठीक है, पठार है, वो एक तरह से ऊंचा उठा हुआ भाग है। लेकिन कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी हिस्सा होता है वो मैदानी भाग है। कैसा है? अपेक्षाकृत उसकी ऊंचाई क्या है? कम है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैदानी भाग बोलते हैं। जबकि इसके कर्नाटक के पठार का पश्चिमी हिस्सा उसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पठारी क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र में आपको दो पठार दिखाई देते हैं। एक तो कर्नाटक का पठार में आपको मैसूर का पठार दिखाई देता है। कौन सा पठार होता है? मैसूर का पठार दिखाई देता है। यहाँ पे मैसूर का पठार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्नाटक के पठार के अंतर्गत रखा जाए। और ये कर्नाटक के पठार का कौन सा हिस्सा होता है? पश्चिमी हिस्सा होता है। ठीक है, तो कर्नाटक के पठार का मलनाड, ठीक, क्लियर है कि कर्नाटक से पश्चिमी घाट से संलग्न कर्नाटक के पठार के क्षेत्र को हम मलनाड कहते हैं। क्या बोलते हैं?
मलनाड कहते हैं, जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ क्षेत्र है। पश्चिमी घाट है कर्नाटक के पठार का जो लगा संलग्न क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, मलनाड बोलते हैं। और कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है, कर्नाटक के पठार का पूर्वी भाग जो उसको हम किस नाम क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, जबकि इसके पश्चिमी भाग को जो है पठार बोलते हैं। पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, पठार, जिसमें आपका कौन सा था, मैसूर का पठार इत्यादि, ठीक है, मैसूर का पठार। यहीं पे आपको कर्नाटक के पठार में ही आपको इस क्षेत्र में यहाँ पे कर्नाटक के पठार में यहाँ पे आपको जो है बाबा बुदान की पहाड़ी दिखाई देती है, बाबा बुदान की पहाड़ी या बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कि लौ अयस्क के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है, लौ अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्या नाम है, बाबा बुदान की पहाड़ी। ये लौ अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लौ अयस्क के लिए फेमस क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, एग्जाम पूछा था कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो किस लिए फेमस है, किस खनिज के उत्पादन के लिए, तो लौ अयस्क के खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक, और बाबा बुदन की पहाड़ी पे ही दो पहाड़ी है, एक तो आपका क्या नाम है, इसका नाम है कुद्रेमुख है, एक का मुल्यनगिरी है। क्या नाम है, मुल्यनगिरी। मुल्यनगिरी और कुद्रेमुख अलग अलग किताबों में इसका जो हाइट है उसमें मतभेद है। कुछ किताबों में जैसे ऑक्सफोर्ड वाले में है, ऑक्सफोर्ड में कुद्रेमुख को माना गया है। ठीक है, कुद्रेमुख को सबसे ऊंची चोटी, ऑक्सफोर्ड के अगर मैप में देखें, एटलस में देखेंगे तो कुद्रेमुख को दिखाया गया, बट कुछ बुक्स में रेफरेंस में देखा जाए तो वो मुल्यनगिरी को सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। तो बाबा बुदान में स्थित दो चोटियां हैं, उनको नाम याद रखना, एक तो मुल्यनगिरी और एक है कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख और मुल्यनगिरी कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो कि ये आपका कुद्रेमुख तो आप पढ़ते हो कि लौ अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कुद्रेमुख जो है लौ अयस्क के खनिज के लिए जाना जाता है। और ये बाबा बुदन की पहाड़ी पे स्थित है, जो कि कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। किसके पठार का हिस्सा है, कर्नाटक के पठार का हिस्सा। यहाँ पे बाबा बुदन है, एक हो गया आपका कुद्रेमुख, दूसरा जो है मुल्यनगिरी। अलग अलग किताबों में इसमें मतभेद है, कुछ किताबों में कुद्रेमुख को और कुछ किताबों में मुल्यनगिरी को माना जाता है। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे आपको जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं अधिकांशतः, और ब्रह्मगिरी एक पर्वत भी दिखाई देता है, कर्नाटक में ही है ब्रह्मगिरी ना, तो ब्रह्मगिरी पर्वत भी इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। ब्रह्मगिरी, ये भी नोट कर लो, ब्रह्मगिरी पर्वत। क्या नाम है, ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत भी इसी क्षेत्र में, कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पे है, कर्नाटक में। और ब्रह्मगिरी पर्वत से ही आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है कावेरी नदी। कौन सी नदी होती है, कावेरी। ब्रह्मगिरी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, कावेरी। तो कावेरी नदी द्वारा ये आपका जो मैसूर का पठार है ये अपवाहित होता है। इससे क्या होता है, सिंचित होता है मैसूर का पठार। मैसूर के पठार से होकर कावेरी नदी आती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये कावेरी का पठार, कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, जो कि कर्नाटक के पठार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। एक तो मैसूर का पठार है, वहीं पे एक बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना, तो बेंगलुरु का पठार बोलते हैं। ठीक है, दो पठार आपको कर्नाटक में दिखाई देता है, एक बेंगलुरु का पठार और एक मैसूर का पठार, जबकि उसका पूर्वी भाग जो होता है क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और ये जो कर्नाटक का पठार है ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, जिसलिए ये यहाँ पे लौ अयस्क का उत्पादन हो रहा है। तो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित होने के कारण ये धातु की दृष्टि से देखा जाए, धातु उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कर्नाटक का पठार जो होता है धातु के उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ से धातु का उत्पादन या निष्कर्षण होता रहता है। यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, धातु के उत्पादन के लिए फेमस क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र होता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसके कारण ये लौह हो गया आपका धातु है, एक तरह से तो लौह इत्यादि धातुओं के निष्कर्षण के लिए आपका जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको कर्नाटक के पठार के अंतर्गत कुछ जलप्रपात वाटरफॉल दिखाई देते हैं, जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक है जोग या गरसोप्पा, जिसे को हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, एक और वाटरफॉल है जिसका नाम होता है कुंचिकल वाटरफॉल। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल है, दो आप याद रखना, कर्नाटक के पठार में 2 वाटरफॉल है, उनका नाम, एक का नाम जोग या गरसोप्पा, या इसी को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल, जलप्रपात। ठीक है, जो गरसोप्पा या अब महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जो कि सरावती नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, एक सरावती नदी है, उसी पर स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी याद रखना कि जोग गरसोप्पा कहाँ पे स्थित है या महात्मा गांधी वाटरफॉल कहाँ पे, कर्नाटक में है। नदी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सरावती नदी पे है। ठीक है, दूसरा यहीं पे आपको दिखाई देता है, जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल दिखाई देता है कि कुंचिकल वाटरफॉल। क्या नाम है, कुंचिकल वाटरफॉल, कुंचिकल जलप्रपात या वाटरफॉल, जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा, कुंचिकल वाटरफॉल, जिसकी हाइट जो है 455 मीटर के लगभग है। ठीक है, और ये एक वराही नदी है, उस पर स्थित है। कौन सी नदी पे वह है, वराही नदी पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। और ये क्या है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है। ठीक, इसके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। कर्नाटक के पठार में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल जो है किस नदी पर है और कौन से क्षेत्र में आता है, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक यानी कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, और ये सरावती नदी पे स्थित है। दूसरा आपका कुंचिकल वाटरफॉल, जो 455 मीटर के साथ भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, मतलब सबसे ऊंचाई से गिरने वाली एक नदी है। पहाड़ी क्षेत्र से जब कोई भी जल नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई से वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुंचिकल वाटरफॉल 455 मीटर के साथ सबसे ऊंचा वाटरफॉल के अंतर्गत आता है, जो वराही नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, वराही नदी पे स्थित है। इस क्लास के पूर्वी भाग को मैदानी और पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और इसका जो भी पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र जो होता है उसको हम मल्नाड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो गया नोट। तीसरा जो है तेलंगाना का पठार है। कौन सा पठार है, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार में, ठीक है, ये तेलंगाना वाला क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिखाई देता है, आंध्र प्रदेश के बगल में आपका है तेलंगाना का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको तेलंगाना का पठार दिखाई देता है। तेलंगाना का पठार दिखाई देता है। ठीक, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो होती है इसको 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटते हैं कृष्णा नदी। एक जैसे कृष्णा नदी इसको 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। तेलंगाना के पठार को कृष्णा नदी जो है 2 भागों में बांटती है। इसका जो दक्षिणी भाग है उसको हम बोलते हैं रायलसीमा का पठार। कौन सा पठार बोलते हैं, रायलसीमा का पठार। जबकि ऊपरी भाग जो होता है उसको हम तेलंगाना के पठार के नाम से जानते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तेलंगाना का पठार, और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, रायलसीमा का पठार। ठीक, रायलसीमा का पठार, और हाँ रायलसीमा और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, तेलंगाना के पठार के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे
पर्वत भी आपको दिखाई देंगे जो अभी पश्चिमी घाट में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जब पश्चिमी घाट बताएंगे तो उस टाइम बताएंगे कि तेलंगाना के पठार में से वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, नल्लामलाई है, नगारी, 4 पर्वतों के नाम बताएंगे, पर्वत श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट में उसको ऐड करेंगे। इसमें भी आप लिख सकते हो। एक तो क्या कृष्णा नदी को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग जो होता है उसे तेलंगाना का पठार और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? रायलसीमा। तो याद रखना रायलसीमा का। उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? हाँ, रॉयल कमीशन भी है, वो अलग है। ठीक, उत्तरी भाग को बोलते हैं तेलंगाना का पठार और दक्षिणी भाग जो होता है उसको बोलते हैं रायलसीमा का पठार। और ये जो है आंध्र और तेलंगाना के बीच में फैला हुआ, कहाँ से कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र में फैला हुआ है रायलसीमा का पठार। ठीक है, एक है रॉयल, पढ़ा था आपने हाथी रिजर्व में, रायला एलिफेंट रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मिलता जुलता ना रायलसीमा और रायला एलिफेंट रिजर्व। तो रायला एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में। और एक लेमेरू मैंने बताया था, लेमेरू कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं जिसमें आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। एक होता है आपका सबसे पहले नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, उसके बाद नगारी। 4 पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिखाई देती है, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा और नगारी। इनको आप भी अलग से लिखेंगे, बस आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी है। नल्लामलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, नगारी। ये 4 पर्वत श्रृंखला जो है आपको आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना के पठार वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक, इसको पश्चिमी घाट में अलग से मेंशन करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही, बहुत है। ये कृष्णा नदी के द्वारा 2 पार्टों में बांटा जाता है। ठीक, कृष्णा नदी के द्वारा जो है 2 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी है। कौन कौन सी नदी है? कृष्णा और गोदावरी नदी, 2 नदी क्षेत्र भी, एक तो कृष्णा है और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदी द्वारा यह अववाहित क्षेत्र होता है तेलंगाना का पठार में। यहाँ से 2 नदियां जाती हैं, एक तो कृष्णा नदी होती है और दूसरी कौन सी है? गोदावरी नदी जो है इस क्षेत्र में अववाहित होती है। इसका और यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में ही के मध्य एक झील स्थित है जिसका नाम होता है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू लेक। ये कोलेरू लेक जो होता है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश की मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील है, यानी ये क्या फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू झील पूछा जाता है कि कैसे वाटर का लेक है, मतलब फ्रेश वाटर या सॉल्टेड है। तो कोलेरू जो है आपका एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, फ्रेश वाटर का लेक है। और ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा यानी संगम पे, जहाँ पे कृष्ण संगम नहीं क्या बोलेंगे, कृष्णा और गोदावरी नदी जो आगे बढ़ती है उसके बीच में स्थित है। मतलब कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी द्वारा अपवाहित है, मतलब इसके द्वारा ही इसको जल प्राप्त होता है। तो कोलेरू झील को जो जल प्राप्त होता है किससे मिलता है? गोदावरी और कृष्णा नदियों के द्वारा ही मिलता है। और जितनी भी नदियां होती है वो सब क्या होती है? फ्रेश वाटर की होती है। तो कोलेरू झील कैसी होगी? एक फ्रेश वाटर लेक है। कैसा है? फ्रेश वाटर लेक है। और तेलंगाना का पठार जो है, तेलंगाना का पठार, इसके ऊपरी भाग जो 2 भाग में बांटा था, इसके ऊपरी भाग को पठार बोलते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को क्या बोल रहे हैं? मैदानी भाग। तो ये भी इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या है? पठारी भाग है, जबकि दक्षिणी भाग क्या है? मैदानी है। दक्षिणी भाग जो है इसका मैदानी है, जबकि ऊपरी भाग जो है इसका पठारी है। यहाँ पे अलग से इसको ऐड कर लो। तेलंगाना के पठार के ऊपरी भाग को पठार तथा दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं? मैदानी भाग। उसके हाइट के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया, क्योंकि ये जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वारा ये सिंचित क्षेत्र में आता है। अगला जो है
दक्षिण भारत, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र जो है क्या, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में जहां पे आपको पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ये दोनों घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। इधर से पूर्वी घाट आ रहा है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, इधर ये आपका पूर्वी घाट है। ये दोनों इस पॉइंट में मिलते हैं, इसको बोलते हैं क्या नाम है, नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। इसके बाद का जो आगे निकला वो भाग होता है जो कि दक्षिण में तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र के इस भाग में जितने भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उनको हम बोलते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे हैं। जो भी अलग से हम पश्चिमी घाट में भी पढ़ेंगे फिर उनको पूर्वी घाट में भी बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। इधर जो आपको नीलगिरी के नीचे दिखाई देता है, ये निकला हुआ जो भाग है जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ पे आपको अन्नामलाई दिखाई देता है, अन्नामलाई है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी दिखाई देती है। कौन सी, इलायची की पहाड़ी दिखाई देती है। और तमिलनाडु में आप जाएंगे, ये दोनों जो है अन्नामलाई हो गया और नीलगिरी और कार्डमम, ये आप केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही दिखाई देते हैं। कहाँ पे दिखाई देते हैं, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और यहाँ पे आपको कार्डमम दिखाई दे, इस वाले क्षेत्र में क्या है, कार्डमम है, कार्डमम। और उसके नीचे जो है आपको पालनी दिखाई देता है। क्या है, पालनी। ये जो है केवल तमिलनाडु में फैला हुआ है। बाकी ये कार्डमम और अन्नामलाई जो है, नीलगिरी है, तीनों कहाँ पे स्थित है, ये तीनों जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक। कार्डमम की पहाड़ी है जो कि कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। और ये इलायची के उत्पादन के लिए जाना है, तो कार्डमम का मतलब इलायची होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं या एला पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था इस बार कि किस पहाड़ी को एला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एला मतलब इलायची होता है, इलायची का तत्सम रूप जो होता है वो एला होता है। एला से याद रखना कि एला की पहाड़ी किसे बोला गया है, कार्डमम की पहाड़ी को। और कार्डमम की पहाड़ी जो होता है केरल और तमिलनाडु के सीमा या उसके सीमा पर स्थित है। और उसके नीचे आपको पालनी की पहाड़ी दिखाई देती है। पालनी की पहाड़ी जो होती है, यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, कोडाईकनाल। क्या नाम है, इस क्षेत्र में एक पालनी की पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, कोडाईकनाल है, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल इसी क्षेत्र में आता है। ये क्या है, कैसे पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक स्थल है। क्या है ये, पर्यटक स्थल है। पूछा जाता है एग्जाम में, कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। एक पर्यटक स्थल, घूमने वाला स्थल है। तो ये स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है, पालनी की पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसी के ऊपर आपको अन्नामलाई दिखाई देती है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। या दक्षिण भारत बोले क्योंकि वो पश्चिमी घाट का भी हिस्सा है, तो उसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, अनाईमुडी। या तो ये भी बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। तब भी वही आंसर होगा ना। तो इसमें अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है इसी पे कौन सी चोटी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर की है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, ये जो भी लिख रहा हूँ ये सभी पश्चिमी घाट के पार्ट है। किसके पार्ट है, पश्चिमी घाट के, ना कि पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट जो है नीलगिरी के बाद आगे नहीं है, इसको हम आगे पश्चिमी घाट के नाम से ही जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट से जानते हैं। और अभी हम इसको दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के रूप में बांट के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगला जो उसके ऊपर क्या था, नीलगिरी है। कौन सा, नीलगिरी। और नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है
नीलगिरी में क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का सम्मेलन क्षेत्र होता है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है, या पूर्वी घाट, ठीक है। सम्मेलन क्षेत्र होता है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। इस क्षेत्र में दोनों आपस में मिलती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटक हो गया, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है नीलगिरी, ठीक। नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम है। अन्नामलाई भी एक बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम, ठीक। अन्नामलाई भी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और नीलगिरी भी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पता है, जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक, जहाँ पे वन्य जीवों और वनस्पतियों की जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित करते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है नीलगिरी में। और नीलगिरी की एक सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है, डोडा बेट्टा, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 2636 मीटर है। कितनी है, 2636 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो मुकुर्थी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मुकुर्थी, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की ही है, न कि पूरे दक्षिण भारत की, ठीक है, नीलगिरी की। जबकि अगर पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो कौन सा, डोडा बेट्टा है, और सबसे ऊपर कौन सी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी सबसे बड़ी है, और उसके बाद डोडा बेट्टा, फिर आएगा आपका मुकुर्थी वगैरह, ठीक है। ये नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मुकुर्थी। मुकुर्थी जो है नीलगिरी की दूसरी सबसे चोटी है, जबकि पूरे दक्षिण भारत की अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो डोडा बेट्टा, ठीक। डोडा बेट्टा पता है, दिल्ली वगैरह में डोडा बर्फी होता है, ठीक है, उसका नाम है, एक डोडा बर्फी होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बर्फी होता है ना, बर्फी, बर्फी पता है, हाँ, बरेली की बर्फी फेमस है ना, वही वाला। तो वैसे ही दिल्ली में एक मिठाई मिलती है जिसका नाम होता है डोडा बर्फी, उसको बोलते हैं डोडा बर्फी, ठीक। तो डोडा बेट्टा इसको याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जैसे पर्वत है इस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट में पड़ेंगे, जिसमें आपका आता है जवादी है, सेवराय है, ठीक है, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरूमलाई, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा होता है, वो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे आपको मिलेगा जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरूमलाई, ये सभी के सभी जो है तमिलनाडु में आते हैं, और इनका क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, याद रखना, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो जवादी दिखाई देगा, उसके बाद जो है आपको सेवराय, फिर पंचमलाई, फिर आपको जो है सिरूमलाई दिखाई देगी, उसके बाद जो आगे अन्नामलाई, सॉरी नीलगिरी है, नीलगिरी के बाद जो है फिर अन्नामलाई और कार्डमम, फिर पाली की पहाड़ी दिखाई देती है। ऐसे आपको नीलगिरी, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना के पठार में बताया था अभी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी पर्वत दिखाई देते हैं। इसको भी पश्चिमी उसमें लिखवाएंगे, पूर्वी घाट जब अलग से बताएंगे तो उसमें लिखवाएंगे, ठीक। लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पूर्वी घाट से लिखाएंगे। नल्लामलाई तेलंगाना के पठार वाले में अगर मेंशन करना चाहे तो कर लो, तो उसका भी अलग पूर्वी घाट में उसको अलग से लिखेंगे। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, इसके ऊपर ही आएंगे इस वाले क्षेत्र में। एक है आपका नल्लामलाई,
वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी। ये सभी जो होते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्रा में है। चलो, उनके नीचे अगर देखा जाएगा तो वो आएंगे। ये उत्तर से दक्षिण में एक क्रम इनका भी है, ठीक है। कौन सा क्रम है? नॉर्थ साउथ, उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम है। और इन्हीं के नगारी के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई देगा? जवादी। जवादी के नीचे फिर सेवरा, फिर पंचमलाई, फिर सेरुमलाई। जवादी जो कि तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। और नगारी तक जो आपका कौन सा? नल्लामलाई से नगारी तक जो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, नल्लामलाई, पंचमलाई, सिरुमलाई, फिर अन्नामलाई, मिलते जुलते नाम है, इनमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जो ये चारों हैं ये सब पूर्वी घाट के हैं। किसके हैं? ठीक है। ये भी चारों जो है पूर्वी घाट के हैं। कौन से पार्ट में? पूर्वी घाट। इसको मेंशन कर लो, पूर्वी घाट, इसलिए इसको अलग से लिखवाना था। और ये भी क्या है? पूर्वी घाट के। ध्यान देना, पश्चिमी घाट की चोटियां नहीं है। कौन से घाट में आती है सब? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के आप 8 याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम और पालनी पढ़े थे, ये सब किसकी है? ये सब पश्चिमी घाट की। ये चारों जो है पश्चिमी घाट के हैं। जबकि ये 4 और 4 8 कितने हैं? किसके? पूर्वी घाट के। तो एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट के हैं या पूर्वी घाट के, ठीक है। इतना याद रखना। इसके बाद जो टॉपिक है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है या कैसे हैं, इनके यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। इतना हो गया। इनका नाम जो है थोड़ा सा अटपटा है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो नाम अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। याद होने का मतलब है कि ऑप्शन वगैरह मिलेगा। वैसे भी आप कई 3-4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो नाम वगैरह चीज याद हो जाती है। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, पंचमलाई सिरुमलाई में। अगर इनको अरेंज करने के लिए आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि पहले वेलिकोंडा आएगा या पालकोंडा आएगा, ये क्रम क्या होगा, सिरुमलाई आएगा, पंचमलाई आएगा या अन्नामलाई होगा। तो इनको जो है क्रम से ही लिखना। सबसे ऊपर नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, फिर आपका पंचमलाई, सिरुमलाई। इधर पश्चिमी घाट में आएंगे तो आपको नीलगिरी दिखाई देगा, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम, और कार्डमम के बाद आपको पालनी की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, ठीक है। और ये चारों जो है किसके? यहाँ पे 4 पढ़े आपने, जो कि दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में ही पश्चिमी घाट के हैं। और वो 4 और 4 ये दोनों आपको किसके हैं? पूर्वी घाट के, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। हाँ, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है उसी का पार्ट है अनाईमुडी। इस क्षेत्र में आपको 2 घाट दिखाई देते हैं। यहाँ पे सूरत से लेके इधर आपको महानदी या स्वर्ण रेखा नदी के बीच में यहाँ एक नदी जाती है जिसका नाम होता है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा। और इस क्षेत्र में आपको जो है तापी नदी दिखाई देती है। कौन सी नदी है? तापी नदी। 2 नदियां याद रखना, तापी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तापी नदी के दक्षिण में ये क्षेत्र होता है सूरत है। सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तापी या ताप्ती बोलते हैं ना। तो ताप्ती नदी के किनारे जो है आपका सूरत है। यहाँ से लेके आपके कन्याकुमारी तक, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक जो है पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ। पश्चिमी घाट जो है सूरत से लेके कन्याकुमारी तक है। अर्थात तापी नदी के मुहाने से लेके, जहाँ पे तापी नदी मुहाना मतलब जहाँ पे सागर से मिलती है, उस क्षेत्र से लेके कहाँ तक? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कौन सी पहाड़ी फैली हुई है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है यहाँ सूरत से लेके आपके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र है। और इसकी लंबाई जो है
टोटल लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी लंबाई इसकी? लंबाई इसकी लगभग 1600 किलोमीटर है। और लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक लंबी है। ठीक है, जब पूर्वी घाट को बताते हैं यहीं पे समाप्त हो जाता है, जबकि पश्चिमी घाट जो आगे तक जा रहा है। तो पश्चिमी घाट की लंबाई क्या है? पूर्वी घाट से ज्यादा है। तो इसको याद रखना, स्टेटमेंट में आ सकता है कि पूर्वी घाट की लंबाई पश्चिमी घाट से अधिक है। तो गलत है, रॉन्ग है। पूर्वी घाट की लंबाई कम है जबकि पश्चिमी घाट की लंबाई ज्यादा है। जब गोंडवाना लैंड से पश्चिमी घाट आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विभाजन हो रहा था, गोंडवाना लैंड से गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ, क्रेटेशियस टाइम में विभाजन स्टार्ट हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात। उसी टाइम आपको एक रियूनियन द्वीप आपने पढ़ा था ना हिंद महासागर क्षेत्र में, रियूनियन द्वीप। तो रियूनियन द्वीप पे जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप जो है आपके पश्चिमी घाट की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा जो आपका प्रायद्वीप पठार है, इसके पश्चिमी किनारे, इधर क्या बीच में क्या पड़े थे? प्रायद्वीप पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग है ये। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग के ऊपर उठने की वजह से ऐसा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर उठने तथा इसके पश्चिमी भाग, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग के ऊपर उठने के कारण हुआ है, और सागर तल के नीचे जाने की वजह से जो ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति में एक कारण तो यही है कि प्रायद्वीपीय भाग, इधर प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग का एक कौन सा भाग हुआ? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग के ऊपर उठने के कारण और सागर तल के निमज्जन अर्थात सागर तल के नीचे जाने की वजह से ऊपर उठे हुए भाग को हम किस घाट क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। दूसरा कारण है कि ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात उनका निर्माण हुआ था। रियूनियन द्वीप जो है, रियूनियन द्वीप पे जो कि हिंद महासागर में स्थित है। रियूनियन द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर के पास में। ठीक है, मॉरिशस और मेडागास्कर के बीच में है। ठीक है, रियूनियन द्वीप, उस वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ क्रेटेशियस टाइम में, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मेडागास्कर का एक पार्ट था। तो ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात माना जाता है कि मतलब उसके उद्गार के पश्चात माना जाता है कि पश्चिमी घाट का जो है निर्माण हुआ। ठीक, तो पश्चिमी घाट का निर्माण जो मतलब उस टाइम स्टार्ट हुआ था क्रेटेशियस टाइम में, जबकि इनकी जो निर्माण स्टार्ट होता है वो सेनोजोइक इरा में होता है। कौन से टाइम में होता है? सेनोजोइक वाले काल में आता है। जबकि क्रेटेशियस जो है उस टाइम तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्रेटेशियस टाइम में क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। जो वर्तमान स्वरूप पश्चिमी घाट का दिखाई दे रहा है ये सेनोजोइक इरा में होता है। कौन से समय पीरियड में बनता है? सेनोजोइक। तो समय पीरियड इसका याद रखना, सेनोजोइक में इसका निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण होता है। निर्माण तो प्रारंभ हो गया था क्रेटेशियस में, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप पश्चिमी घाट का दिखाई देता है कौन से टाइम में बनता है? सेनोजोइक में बनता है। ठीक है, तो प्रारंभ में जब से होता है उसको हम नहीं मानते, लास्ट में जब उसकी बनावट आज जो वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रही है उसी को आंसर माना जाता है। मतलब वही सही होता है। जैसे आपके हिमालय पर्वत पढ़ते हैं, शुरुआत तो बहुत पहले हो गई, उसके बाद उसका निर्माण जो है किस टाइम में हुआ वही आंसर होता है ना। तो ऐसे सेनोजोइक जो होता है पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ था कौन से टाइम में हुआ था? सेनोजोइक में हुआ था। कारण क्या है कि पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी भाग के ऊपर उठने और सागर तल के नीचे जाने की वजह से ही पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। ठीक है, ये याद रहेगा ना। तो मतलब सागर तल के क्या हुआ? उत्थान। इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है उत्थान और निमज्जन के कारण हुआ। किसकी वजह से हुआ है? उत्थान और निमज्जन के कारण होता है। एक क्षेत्र का उत्थान होता है, दूसरे क्षेत्र का निमज्जन मतलब नीचे जाना। उत्थान एवं निमज्जन के फलस्वरूप हुआ है। किसका उत्थान? स्थल भाग के उत्थान और निमज्जन, सागर तल के निमज्जन के फलस्वरूप के बाद जो है पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो याद रखना पश्चिमी घाट का निर्माण जो है स्थल भाग, अर्थात स्थल भाग में कौन सा? ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग का कौन सा किनारा हुआ? पश्चिमी किनारा। इसके पश्चिमी किनारे के ऊपर उठने की वजह से और सागर तल वाले क्षेत्र में, सागर जो पश्चिमी तट है उसके नीचे जाने की वजह से पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसके अलावा इसके राज्य क्षेत्र पूछे थे कितने राज्यों में यह फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में क्या है? गुजरात। इसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको गोवा, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये क्रम से तो इनके नाम 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला। इनका नाम देख लो, गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा छोड़ दिया कोई नहीं, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र याद रखना कहाँ कहाँ पे फैले हुए पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी पढ़े थे दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनायमुडी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अनायमुडी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी? वो अनायमुडी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी कौन सी है? डोडा बेट्टा। ये 2695 मीटर है और ये जो है 2636 मीटर, ठीक है। 2695 और 2636। पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हम सह्याद्री के नाम से, महाराष्ट्र और केरल वाले क्षेत्र, कर्नाटक वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हाँ, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी भाग वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका जो होता है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। मतलब उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो बीच में आपके पूरे इसको पश्चिमी घाट को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ी दिखाई दी थी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन सा होता है? नीलगिरी। जो किसका पार्ट आता है? पश्चिमी घाट का पार्ट आता है। कौन से किस घाट का पार्ट है? पश्चिमी घाट का पार्ट है। और इस पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है। कौन सी? डोडा बेट्टा। और ये स्वयं क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनायमुडी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अन्नामलाई की। अन्नामलाई जो है नीलगिरी के नीचे है। अन्नामलाई जो है नीलगिरी के नीचे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे अभी पहले बताया था कलसुबाई है, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई था, जो कि आप पहले ही लिख चुके हो, ठीक। कलसुबाई, फिर महाबलेश्वर दो बताया था। उसके बाद है कुद्रेमुख और मुल्लनगिरी, ठीक। उसके बाद ये चारों थे। इनकी हाइट की बात करें, जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये याद रखना कि पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जबकि दक्षिणी भाग जो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। नीस बना हुआ है, ठीक। और ये पश्चिमी घाट जो है सतत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? एक सतत श्रृंखला है। मतलब सतत होने का मतलब ये है कि इसमें कटाव या बीच में दरार या पासेज जो है इस क्षेत्र में कम पाई जाती है। अपेक्षाकृत क्या है? कम है। तो कैसी श्रृंखला है? एक तरह से सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला है और इसकी जो हाइट है लगभग 1000 से 1300 मीटर तक लगभग मानते हैं। कितना है? 1300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर थी। वो 1600 किलोमीटर है। ये मीटर में हाइट है, ठीक है। हाइट जो है मीटर में। नोट होगी।
यहाँ पे आपको 3 घाट दिखाई देते हैं, सॉरी 3 दर्रे दिखाई देते हैं, 3 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे आते हैं। एक तो आता है आपका भोर घाट, मतलब सबसे ऊपर जो है थाल घाट है। कौन सा है? थाल घाट। उसके बाद जो है आपको भोर घाट दिखाई देते हैं। ये दोनों के दोनों जो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखना, ठीक है। और एक आपको नीचे दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाल घाट बोलते हैं। और उसी के नीचे एक दिखाई देता है सेनकोट्टा। क्या नाम है? सेनकोट्टा। ठीक है। ये चारों के चारों जो है एक तरह से दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। इनका क्रम याद रखना। सबसे ऊपर आपको थाल घाट दिखाई देता है, उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट और लास्ट में क्या है? सेनकोट्टे। ये सेनकोट्टा उसको बोलते हैं, सेनकोट्टे। ठीक है। अब ये किसको जोड़ती है वो भी एग्जाम में पूछा था। तो आपका जो थाल घाट है यहाँ पे मुंबई है, मुंबई शहर। ठीक है। मुंबई शहर को जो है नागपुर से जोड़ने का काम, नासिक से जोड़ने का, किससे? नासिक से जोड़ने का काम जो है थाल घाट करती है। जबकि मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए, इस क्षेत्र में पुणे है और इधर क्या है? नासिक है। तो मुंबई को नासिक से थाल घाट जोड़ती है, जबकि मुंबई को पुणे से जो है भोर घाट जोड़ती है। ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, ये मुंबई को नासिक से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? नासिक से जोड़ती है। जबकि ये मुंबई को पुणे से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पुणे से जोड़ती है। पुणे से पुणे जाने के लिए रास्ता है कौन सा? भोर घाट। जबकि पाल घाट जो होता है ये आपके तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु और केरल में, केरल को जोड़ता है। किसको? तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु का एक क्षेत्र होता है, उसका नाम क्या है? कोयम्बटूर। क्या नाम है? कोयम्बटूर। और इसका केरल वाले क्षेत्र का क्या नाम है? पलक्कड़ नाम है। क्या नाम है? पलक्कड़। केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ को जो है जोड़ता है कौन सा? पाल घाट। केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। जबकि सेनकोट्टा जो होता है ये केरल की राजधानी जो है त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है। मदुरई से, त्रिवंतपुरम को जो है मदुरई से जोड़ने का काम करता है। त्रिवंतपुरम केरल की जो राजधानी है, दक्षिण में से केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम नीचे स्थित है। और त्रिवंतपुरम को जो है किससे जोड़ता है? मदुरई से। मदुरई जो है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। त्रिवंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है। अर्थात केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम पाल घाट और सेनकोट्टा करती है। जबकि मुंबई के दो शहर, मुंबई और नासिक को थाल घाट और मुंबई और पुणे को जो है भोर घाट जोड़ते हैं। ठीक। अगला जो है पूर्वी घाट। कौन सा घाट पढ़ना है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो होती है एक तरह से असतत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? असतत श्रृंखला है।
और इसकी टोटल लंबाई जो ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर तक है। कितनी है? 600 से 900 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई जो होती है वो पश्चिमी घाट से अपेक्षाकृत क्या है? कम है। इसकी लंबाई क्या है? पश्चिमी घाट से कम है। और इसकी ऊंचाई भी क्या है? पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत क्या है? कम है। लंबाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है। दिखाई दे रहा है ना कि उसकी ऊंचाई जो 600 से 900 और उसकी कितनी थी? 1000 से 1300 पड़े थे। तो हाइट की दृष्टि से देखा जाए और लंबाई दोनों के आधार पर पश्चिमी घाट जो है अधिक लंबा भी है और अधिक ऊंचा भी है, जबकि पूर्वी घाट क्या है? ऊंचाई उसकी क्या है? पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत कम है। ठीक, लंबाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है। और ये एक तरह से असतत श्रृंखला। असतत का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप दिखाई है, कटी फटी हुई है। ठीक है, बीच बीच में क्या है? ये कटी फटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आते हैं तो बीच बीच में दरारें दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी नदी का क्षेत्र होता है, यहाँ से नदियाँ जो है आगे निकलती हैं, जो कि इनको काटते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र आता है, कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी से इधर जो है कोयम्बटूर तक का जो क्षेत्र होता है, कन्याकुमारी तक का क्षेत्र होता है, वहां तक फैला हुआ। कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। और ये नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, नीलगिरी में जाके पश्चिमी घाट से मिल जाती है। किससे मिलती है? पश्चिमी घाट से मिल जाती है। इसमें आपका उड़ीसा, कौन सा? उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना इसके बगल में। ठीक है, ये तेलंगाना, इसके बाद आपको जो है तमिलनाडु का क्षेत्र इसमें दिखाई देता है। कौन? तमिलनाडु और थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र इसमें आता है। नीलगिरी पहाड़ी है दोनों के बीच में फैला हुआ है, तो वहाँ पे ये क्षेत्र आपको दिखाई देता है। तो उड़ीसा दिखाई देता है, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको भी नोट कर लो। उड़ीसा, उड़ीसा है, उसके बाद क्या है? आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। यहाँ तक फैला हुआ है। जबकि पश्चिमी घाट देखेंगे, पश्चिमी घाट में इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा थी, लेकिन पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है अपेक्षाकृत कम होती है। और इसकी हाइट जो होती है लगभग औसत में कितनी होती है? लंबाई जो इसकी है, सॉरी ऊंचाई हो गई 600 से 900, और इसकी लंबाई जो है औसत लगभग 1100 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1100 किलोमीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, एक है महेंद्रगिरी पर्वत है, जो कि इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है, 1501 मीटर है। एक होता है छिंदागढ़ा करके, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, छिंदागढ़ा, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उड़ीसा में एक क्षेत्र है महेंद्रगिरी, यहाँ पे एक पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम होता है महेंद्रगिरी। क्या नाम होता है? महेंद्रगिरी, जो कि जिसकी हाइट 1501 मीटर है। किसी किसी किताब में जो है महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पूर्वी घाट की। लेकिन एक होता है छिंदागढ़ा, इस क्षेत्र में आता है। हाँ, उड़ीसा की महेंद्रगिरी होगी सबसे ज्यादा। छिंदागढ़ा पर्वत है, इसकी हाइट जो मानी जाती है वो 1689 मीटर लगभग मानी जाती है, जो कि पश्चिमी घाट की सॉरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है छिंदागढ़ा। क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है छिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1689 मीटर लगभग इसकी हाइट होती है। किसी किसी किताब में महेंद्रगिरी को माना है, लेकिन उसकी हाइट जो कितनी है? 1501 है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
चिंदगड़ा। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट अनायमुखी, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी उसकी? डोडा बेटवा। कौन सी थी? जो आपने बताया यहाँ पे 1600 लिखा है 1100 1100 पूर्वी घाट, 1600 उसका था पश्चिमी घाट। पूरा ही है ना, मतलब ऊपर से नीचे तक। हाँ पूरा पूरा, वो मतलब और फिर ये लगभग औसत में असतत होने के बावजूद बीच बीच को मतलब पूरा काउंट किया जाता है। पर पूर्वी घाट को पूरा देखा जाए उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु नीलगिरी तक तो पूरा लगभग 1100 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1100। जबकि पश्चिमी घाट की कितनी लंबाई बताया था? 1600 कितना बताया था? 1600। और इसकी 1100। ऊंचाई में देखा जाए तो भी पश्चिमी घाट जो है ज्यादा है, जबकि पूर्वी घाट जो है कम है। उसकी ऊंचाई जो है अपेक्षाकृत क्या है? कम। इसके अलावा ये कौन कौन से राज्य था? उड़ीसा में था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको पहले ही बता था, जो आप पीछे लिख चुके हो ऑलरेडी, तो लिखना है तो फिर से इसमें ऐड कर सकते हो। जहाँ पे आपको लिख लो लाइन से, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरोमलाई। ठीक है, इनमें से 4 जो है ये यहाँ तक जो है आंध्र प्रदेश के हैं। किसका है? आंध्र प्रदेश का। बाकी ये 4 जो होते हैं यहाँ जवादी से, ये सब तमिलनाडु के। और ये जो है किसके पार्ट है? पूर्वी घाट के पार्ट है। और ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में लिखा गया। ठीक है, कौन से क्रम में लिखा गया? उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखा गया। और ये पूर्वी घाट जो होता है कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों द्वारा कटा फटा हुआ है। कौन कौन सी नदियां? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियों द्वारा एक तरह से कटा फटा हुआ है। इसीलिए क्या है? एक असतत श्रृंखला, बीच बीच में इसमें दरार दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है। ठीक है, इन नदियों के द्वारा ये कटा फटा हुआ, मतलब ऊंची नीची ये पहाड़ी है और बीच बीच में ये कटा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस यानी असतत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो पढ़ना है, पश्चिमी घाट के बगल में आपको पश्चिमी तट दिखाई देगा और पूर्वी घाट के बगल में आपको क्या पढ़ना है? पूर्वी तट पढ़ना है। क्योंकि असतत है, इसके बीच में आपको पश्चिमी घाट दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जो है ये जो तट है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट, और इस क्षेत्र में जो है आपको पूर्वी तट दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वी तट की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी तट की चौड़ाई की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। पश्चिमी तट जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है तथा सागर के पूर्व में स्थित है। मतलब ये किसके बीच में स्थित है? पश्चिमी घाट और सागर, अरब सागर के बीच में आपको पश्चिमी तट दिखाई देता है। जबकि पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच, यानी पूर्वी घाट के पूर्व में और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि किसके किसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए
दूसरा क्षेत्र जो है कि इसका ये जो पश्चिमी घाट है इसकी चौड़ाई, यहाँ पे नदियां कम अपवाहित क्षेत्र, नदियां कम आती है इस क्षेत्र में, तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है यहाँ पे जब भी होता है तो ज्वारामुख या एस्चुरी का निर्माण होता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है पथरीली होती है और यहाँ पर नदियां आती, बहुत कम नदियां आती है इस साइड में, क्योंकि ऊंचाई देखा जाए तो प्रायद्वीप पठार की जो ऊंचाई है वो इधर उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की तरफ जब आते हैं ऊंचाई घटती जाती है, तो पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई क्या है, कम है, जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचाई ज्यादा है। तो नदियों की जो दिशा होगी कौन दिशा में होगी, पूर्व की दिशा में होगी। तो जितनी भी नदियां आती हैं अधिकांशतः पूर्वी भाग में आती है। किस भाग में आती है, पूर्वी भाग में आती है। तो पूर्वी भाग में जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियां पूर्वी भाग में आ रही है उत्तर पश्चिम से, कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व की तरफ, कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में आती है और अपने साथ जो है अवसाद इकट्ठा करती है, अवसाद इकट्ठा मतलब करके लाती है और इस क्षेत्र में वो निक्षेपित कर देती है। तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी के पास है, पूर्वी तट के पूर्व में अवसाद ज्यादा दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे निक्षेपण जो होता है अधिक होता है, इसलिए जो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से या गाद से मैदानी भाग का निर्माण होता है। जो पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए अवक्षेप की वजह से हुआ, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण के कारण हुआ है। जबकि पश्चिमी घाट कहाँ पड़ते हैं, तो पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट है इनका जो निर्माण होता है वो सागर तल के जल के स्तर में परिवर्तन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, सागर का जल जो है उसमें परिवर्तन, उसके स्तर मतलब उसके लेवल में परिवर्तन की वजह से पश्चिमी तट का निर्माण होता है। यहाँ पे क्योंकि नदियां नहीं आती है, तो जब नदियां कम आए, नदियां ही नहीं है इस क्षेत्र में, बहुत कम नदियां आती है, तो अवसाद का निर्माण जो होता है वो कम होता है। इस क्षेत्र में अवसाद बनेगा ही नहीं क्योंकि नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है, उन्हीं अवसादों से मैदानी भागों का निर्माण होता है। बट नदियां है नहीं, तो जो सागर तल है, सागर तल में परिवर्तन की वजह से, सागर के जल में परिवर्तन की वजह से मैदानी भाग का निर्माण होता है। कौन से भाग में, पश्चिमी घाट में, जबकि पूर्वी घाट में नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है, जबकि पश्चिमी घाट में जो होता है वो सागर जल के स्तर में परिवर्तन के कारण होता है। इनका जो पश्चिमी घाट है उनका निर्माण कितना कैसे होता है, सागर जल के स्तर में परिवर्तन, सागर जल के में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि पूर्वी घाट, पूर्वी तट जो होता है इसका निर्माण जो होता है वो नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है। जो हम लोग ने अभी घाट पढ़ा, मतलब पूरा गया, पूरा जाएगा इधर पश्चिमी और पूर्वी, और जो तट है तो वो मैदान ही एरिया है ना। तट मतलब मैदान, तट मतलब क्या है, मैदान की बात हो रही है। नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है। जो पूर्वी तट होता है इसका निर्माण किससे होता है, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है। और यहाँ पे अवसाद जो होता है अपेक्षाकृत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो ये जो पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी चौड़ाई जो है वो पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है, ठीक है। जबकि इसकी चौड़ाई जो होती है वो पूर्वी घाट से कम है। अब पूर्वी तट बोलेंगे ना, पूर्वी तट से क्या है, कम। इनकी चौड़ाई जो है पूर्वी तट से कम है, जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई जो है पश्चिमी तट की अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिमी तट से क्या है, ये ज्यादा है पूर्वी तट, इनकी चौड़ाई जो है ज्यादा, कारण क्या है, नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में नदियों का जो अवक्षेपण होता है वो ज्यादा होता है, नदियों के जो अवसाद लाए जाते हैं अवसादों का निक्षेपण अधिक होता है, जिसकी वजह से पूर्वी तट की चौड़ाई जो होता है अधिक होती है। अब जिधर चौड़ाई ज्यादा होगी उधर खेती भी ज्यादा होगी, कृषि क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो होता है कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी क्षेत्र जो पूर्वी तट होता है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र के जो उत्पादन होते हैं, जो भी अनाज हो गया, खनिज अनाजों का उत्पादन जो होता है इस क्षेत्र में आपको ज्यादा दिखाई देता है, मतलब कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है, कृषि के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। कृषि क्षेत्र यहाँ पर अधिक पाया जाता है। जबकि इनकी अपेक्षाकृत जो पश्चिमी तट होता है यहाँ पे कृषि क्षेत्र क्या होता है, कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो है तटों की चौड़ाई क्या है, कम है।
और तटों की चौड़ाई कम होने के कारण इसमें जो है पश्चिमी तट में देखेंगे, पश्चिमी तट में तटों की चौड़ाई कम है, तो जो इनकी स्थिति है वो प्राकृतिक रूप से बंदरगाहों के लिए एक तरह से उपयोगी होती है। तटों की चौड़ाई कम होने की वजह से सागर का जल जो है ज़्यादा पास में होता है, तट के ज़्यादा समीप होता है सागर का जल। सागर के जल समीप होने से ये बंदरगाहों के लिए एक तरह से प्राकृतिक दशा तैयार करती है। कैसी दशा तैयार करती है? प्राकृतिक दशा। तो इसके लिए जो है बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बंदरगाहों के लिए जहाजों के लिए बंदरगाहों की जहाजों के लिए प्राकृतिक बंदरगाह। जहाजों के लिए जो है प्राकृतिक बंदरगाह की दृष्टि से क्या है? उपयोगी है। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। यहाँ पे बंदरगाहों के निर्माण के मतलब मानव निर्मित बंदरगाह इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते, जबकि इस क्षेत्र में आपको क्या है? तटों की चौड़ाई अधिक है, सागर का जल जो है अपेक्षाकृत दूर है। तो अब अगर सागर का जल दूर है और हमें जहाजों को अगर उस स्थान पे पहुंचाना है, बॉर्डर पे तट पे लाना है, तो हमें प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे कम दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में क्या होते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह अपेक्षाकृत कम होते हैं, जिनकी वजह से इस क्षेत्र में जितने भी बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं मैक्सिमम कैसे होते हैं? कृत्रिम बंदरगाह होते हैं। पश्चिमी वाले पूर्वी तट में जो बंदरगाह दिखाई देते हैं कैसे होते हैं? कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो है जहाजों के लिए जो है कृत्रिम बंदरगाह देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में जैसे चेन्नई हो गया, ठीक है, इस क्षेत्र में जो बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं वो कैसे बंदरगाह होते हैं? कृत्रिम बंदरगाह दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ तटों के नाम भी हैं, जैसे अलग अलग तटों को अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पे गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक जो होता है आपका, उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक, ठीक है, ये आ गया आपका काठियावाड़। इसके बाद जो है तो आपको कोंकण तट दिखाई देता है। फिर आपको जो है कन्नड़ तट दिखाई देता है। यहाँ पे जो है यहाँ तक कौन सा तट है? कन्नड़ तट। लास्ट में आपको यहाँ से मंगलुरु से लेके केरल तक ये वाला जो होता है आपको बोलते हैं इसको मालाबार तट। क्या नाम दिया गया? मालाबार तट, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं तो तमिलनाडु के क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट, इसको कोरोमंडल बोलते हैं। और इधर आपका जो है उड़ीसा, आंध्र से उड़ीसा के बीच में आपको उत्तरी सरकार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उत्तरी सरकार। एक उत्तरी सरकार तट है, कहाँ पे है? उड़ीसा, आंध्र से लेके उड़ीसा तक, आंध्र से लेके उड़ीसा तक जो है उत्तरी सरकार तट है। और इधर आंध्र से तमिलनाडु तक जो आपको कोरोमंडल तट दिखाई देता है। जबकि उड़ीसा ऊपरी मतलब आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल के बीच में आपको यहाँ पे उत्कल तट दिखाई देता है। कौन सा तट है? उत्कल तट। उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको उत्कल तट, उत्कल तट से नीचे आते हैं तो आपको उत्तरी सरकार तट दिखाई देता है, जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार के बाद आपको जो है आंध्र और तमिलनाडु के बीच में आपको कोरोमंडल तट दिखाई देता है। तो इनका तटों का क्रम भी याद रखना। पश्चिम में ये पश्चिमी तट होते हैं, ये तीनों कौन से तट है? पश्चिमी। जबकि ये चारों जो है कौन से? ये पूर्वी तट है। कौन से तट? ये पूर्वी तट है। ये आपका सब पूर्वी तट है, जबकि ये सब क्या है? पश्चिमी तट है। कौन कौन से पश्चिमी तट? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये पश्चिमी तट है। ये चारों क्या है? पश्चिमी तट है। पश्चिम भाग में तो पश्चिमी तट, जबकि ये पूर्वी भाग में है तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऐड कर लेते हैं काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। किसके किसके बीच में ये भी लिखना। काठियावाड़ तट जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र का ऊपरी भाग, उत्तरी भाग है। उसके बाद जो है कोंकण तट जो है महाराष्ट्र से लेकर
मंगलुरु तक है। कहाँ तक? महाराष्ट्र, गोवा और मंगलुरु, जो कर्नाटक का मंगलुरु क्षेत्र है वहां तक है, ठीक है। सॉरी, गोवा तक है, इसको क्या बोले, गोवा तक, गोवा तक, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। इसके बाद जो आपका कन्नड़ तट आता है, ये गोवा से लेके आगे मंगलुरु तक होता है। कहाँ तक होता है? मंगलुरु। कन्नड़ को भी हम कोंकण तट का ही पार्ट मानते हैं, बट अलग से पढ़ते तो कन्नड़ तट, इसी को या तो कनारा तट के नाम से भी जानते हैं, कन्नड़ या कनारा तट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्नड़ जो है आपका कहाँ, मंगलुरु तक है। और मंगलुरु से न्यू मंगलुरु जो है, मंगलुरु से आगे जाते हैं कहाँ तक? केरल तक। तो ये होता है केरल। कर्नाटक से केरल तक जो आपको मालाबार तट दिखाया जाता है। तो मालाबार तट कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है। कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार और काठियावाड़, ये सभी जो होते हैं पश्चिमी तट होते हैं। कैसे तट है? पश्चिमी तट है। जबकि पूर्वी तट में कौन कौन से हैं? एक तो उत्कल तट है, उत्कल तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। उत्कल तट जो होता है ये उड़ीसा और आंध्रा के बीच में है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा और आंध्रा तक, ठीक है। आंध्रा मतलब उत्तरी आंध्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में। दूसरा उत्तरी सरकार जो है आंध्रा से लेकर तमिलनाडु के ऊपरी भाग तक है, आंध्रा से तमिलनाडु। जबकि कोरोमंडल जो होता है ये पूरा आपका तमिलनाडु मतलब आंध्रा का दक्षिणी भाग, क्रम में उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में स्थित है उत्कल तट, और आंध्र प्रदेश का पूर्व भाग और तमिलनाडु का उत्तरी भाग, ऊपरी वाला भाग तक जो है कौन सा? उत्तरी सरकार तट है। और इधर पूरा तमिलनाडु मतलब आंध्र प्रदेश का निचला हिस्सा, और तमिलनाडु जो है पूरा कौन सा आता है? कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तटों के नाम है, इनके पूछे जाते हैं कि कौन से पश्चिम भाग या पश्चिमी तट के उदाहरण है, ये कौन से पूर्वी तट के उदाहरण। तो मालाबार और कोरोमंडल ज्यादा पूछा था, मालाबार, कोरोमंडल, उत्कल तट, ठीक है, ये एग्जाम में ज्यादा आता है। महाराष्ट्र से कहाँ तक है? गोवा तक। गोवा तक। इसके अलावा जो आपको ये पूर्वी तटीय मैदान दिखाई देता है, जहां पर वर्षा जो होती है अपेक्षाकृत पश्चिमी तट की अपेक्षाकृत इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा जो है पश्चिमी घाट में ज्यादा होती है ना, इस क्षेत्र में केरल वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं इस टाइम। और जबकि इधर जो होते हैं ये एक ऐसा तट होता है, पश्चिमी तट ऐसा तट है जिसको हम उत्तर कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ऊपर से उत्तर पूर्व मानसून, दो मानसून आते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट जो होता है आपका, यहाँ पे लास्ट में कोरोमंडल तट है ना, ये मात्र एक ऐसा तट है जिसको दो दो मानसून से वर्षा मिलती है। एक तो आपको दक्षिण पश्चिम से जाने वाली मानसून से भी वर्षा मिलती है, और उत्तर पूर्व से आने वाली रिटर्न मानसून जो ठंडी के समय बारिश कराती है उससे भी वर्षा होती है, ठीक है। तो कोरोमंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तट है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। कौन सा है? कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से जब वर्षा होती है। एग्जाम में कोरोमंडल तट देकर भी पूछ सकता है, या राज्य का नाम भी पूछ सकता है, तमिलनाडु, या हो सकता है चेन्नई शहर का नाम देना, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा चेन्नई में होती है। ये चेन्नई के स्थान पे कोरोमंडल तट दे सकता है, या तो तमिलनाडु राज्य देकर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सा ऐसा तट है जहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेल्टा भी दिखाई देते हैं पूर्वी तट में। डेल्टा जो दिखाई देंगे कहाँ पे दिखाई देंगे? पूर्वी तट में। तो यहाँ पे गोदावरी नदी जाती है, तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी और महानदी, तो चार नदी लिखा था ना आपने स्टार्टिंग में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इन नदियों का डेल्टा क्षेत्र भी होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे ऊपर आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का क्या है? ये डेल्टा क्षेत्र, ये सब ये डेल्टा बनाती है। ये चार नदियां जो है डेल्टा बनाती है, जो कि पूर्वी तट में बनाती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण करती हैं सारी नदियां पूर्वी तट में। कौन कौन सी नदियां? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है। ये सभी पूर्वी तट में डेल्टा का निर्माण करती है। कौन से तट में? पूर्वी तट में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इतना ही है, इसको याद कर लेना बस, ठीक है।